तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है होने जा रहा है वो है विस्कोसिटी। तो चलिए विस्कोसिटी को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी जग में से पानी बहाते हैं, जैसा कि यहाँ से बह रहा है, तो ये बहुत ही फ्रीली और क्विकली फ्लो हो जाता है। व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट फ्लो फ्रीली एंड क्विकली। लेकिन आप इस पानी की जगह अब आप हनी या सायरप या ऑयल को कंसिडर कीजिए, तो क्या ये भी उतना ही फ्रीली और उतना ही क्विकली फ्लो होगा? तो आंसर है नहीं, ये इतना फ्रीली और इतना क्विकली फ्लो नहीं होगा। इसके पीछे की वजह क्या है? तो हमको दिखता है ये पानी कम गाढ़ा है, ये फ्लूइड कम गाढ़ा है, ये फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा है। तो अगर कम गाढ़ा है तो ये फ्रीली फ्लो होता है और ज़्यादा गाढ़ा है तो ये फ्रीली फ्लो नहीं होता। तो गाढ़ापन की वजह से होता है, हमको ऐसा लगता है। और इस गाढ़ेपन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ये होगी आम बात, आम अल्फाज में विस्कोसिटी। अब हम इसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से या हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विस्कोसिटी को समझते हैं, फिर ये उसके बाद हमारी डिफिनेशन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन आपकी तरफ दौड़ते आ रही है। आप अगर मोबाइल को देख रहे हो तो आपकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। ठीक है, कंसिडर कीजिए ऐसा। तो ये होगी हमारी बॉडी ए, बॉडी बी, इसको नाम दे देते हैं बॉडी ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये बॉडी ई। अब आपके दिमाग में इसे फ्लो होते हुए वाटर के मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए। ये है वाटर का मॉलिक्यूल ए, बी, सी, डी और ई, और ये कैसे हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। ओके, अभी फिलहाल ये फ्रीली फ्लो हो रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं है 15, इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी भी होगी 15, इसकी भी 15, इसकी भी 15 और इसकी भी कितनी है? 15 है। अब ये फ्लो होते होते आए और यहाँ पर इनको एक स्टेशनरी वॉल मिली, ये है वो स्टेशनरी वॉल, और ये दोनों तरफ से इधर भी स्टेशनरी वॉल है और इधर भी क्या है? स्टेशनरी वॉल है। अब जैसे ही ये इस स्टेशनरी वॉल को घसते हुए, ये जो बॉडी ए है, जैसे ही ये स्टेशनरी वॉल को घसते हुए आगे बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली होना ही है ना, फ्रिक्शन की वजह से। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा उसकी वजह से, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी लेट से कम होकर कितनी हो गई है? 10 हो गई है ये। अब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड है, फोर्स का बॉन्ड है ना, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? कम हो जाएगी। लेकिन ये इससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा। आप आपके दिमाग में इसको प्रैक्टिकली सोचिए, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी 15 कितनी तो नहीं होगी। क्यों 15 कितनी नहीं होगी? पहले इतनी क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने इसको पकड़ के रखी है। तो लेट से अगर इसकी 10 है तो इसकी 12 होगी, और इसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी पहले 15 थी और अभी भी कितनी होगी? मान लेते हैं हम लोग 15 ही है। ठीक है, या फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो मान लेते हैं हम लोग 14 इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, 14 मानी इसकी वेलोसिटी, कि थोड़ा ना थोड़ा तो इम्पैक्ट आ गया इसका। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पहले 15 थी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखिए इसके पास फिर से ये एक स्टेशनरी वॉल है, और स्टेशनरी वॉल से जब ये आगे घसता हुआ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 15 थी, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? अब 10 हो जाएगी। अगर इसकी 10 हुई तो इसकी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात से क्या समझे? आप इस एग्जांपल से ये समझे कि जब फ्लूइड के मॉलिक्यूल किसी स्टेशनरी वॉल से फ्रिक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं या किसी स्टेशनरी वॉल पर फ्लो होते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये फ्रिक्शन स्टेशनरी वॉल, ये स्टेशनरी वॉल और फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है, और ये फ्रिक्शन लिक्विड की 2 लेयर के बीच में भी होता है। ठीक है, ये एक लेयर कंसिडर किया आपने, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, तो 2 लेयर के बीच में भी होता है और वॉल ऑफ द कंटेनर और लेयर के बीच में भी होता है। ठीक है, और इसी हम कहते हैं विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसके बीच में की फ्रिक्शन कैसी है? ज़्यादा है, या इन दोनों के बीच में की फ्रिक्शन कैसी है? ज़्यादा है। आगे बात आपके समझ? ठीक है, ओके। अब और अच्छे समझिए इसको। अब देखिए ये बेसिकली पहले इसकी 15 की स्पीड थी और ये आगे भी 15 की स्पीड से ही रखना चाहता है, लेकिन ये इससे फ्रिक्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स इसको पीछे खींच रही है, जिसकी वजह से ये इसको पीछे खींच रही है। ठीक है, तो ये जो पीछे खींच रहा है, हम इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ड्रैग, और खींच रहा है यानी कि फोर्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स, या हम इसे विस्कस फोर्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज विस्कस फोर्स? तो बेसिकली विस्कस फोर्स बच्चों ये फ्रिक्शन की फोर्स होती है। विस्कस फोर्स क्या है? फ्रिक्शन की फोर्स है ना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स है ना, इसी को मैंने विस्कस ड्रैग कहा या विस्कस फोर्स कहा। ठीक है, उम्मीद है आसान सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए आपकी किताब में इसको ऐसा दिया हुआ है। ये जो बीच का मॉलिक्यूल था या ये जो बीच की लेयर थी, इसकी वेलोसिटी कैसी है? सबसे ज़्यादा देखिए 14,
और इसकी वेलोसिटी उससे कम, और इसकी वेलोसिटी सबसे कम, उसी तरह इधर वेलोसिटी सबसे कम और बीच की, और ये वेलोसिटी इससे ज़्यादा। तो देखिए ये 10 है तो ये 12 होगी, आई बात समझ। और ये हमने ये लेयर लिए ही नहीं तो इसको कैंसिल कर दी, और इसकी वेलोसिटी 14, उसी तरह इसकी वेलोसिटी 10, 12, इसकी वेलोसिटी 10। आप इसको अगर लेयर लेते हम तो इसकी 13 रखते, इधर भी 13, ठीक है। तो वो लेयर जो लिक्विड की जो सबसे बीच में होती है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर देखिए, व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट फ्लो फ्रीली एंड क्विकली, बट व्हेन वी पोर साइरप और हनी, लेकिन जब हम साइरप, हनी या ऑयल को बहाते हैं तो ये स्लोली बहता है, इट फ्लोज स्लोली। जबकि और इसका कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ स्टिक टू द कंटेनर, कुछ पार्ट इसका क्या होता है, कंटेनर को चिपक जाता है। और ऐसा क्यों होता है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है, फ्लूइड के फ्रिक्शन की वजह से होता है। और ये फ्रिक्शन दो लिक्विड की लेयर के बीच में भी होती है। दिस फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द लिक्विड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। ये सराउंडिंग क्या थी, इसकी वॉल, आई वाज वन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ये फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी, है ना। वाटर के पास कम विस्कोसिटी होती है और साइरप और हनी के पास ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी तकरीबन हर फ्लूइड के पास होती है। क्या कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके पास विस्कोसिटी नहीं होती है, तो हाँ, लिक्विड हीलियम को जब हम -271.15 सेल्सियस पे रखते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 0 होती है। उस वक्त हम उसको कहते हैं नॉन विस्कस। दिस इज ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉन विस्कस। अगर नॉन विस्कस है तो सारे लेयर की वेलोसिटी कैसी होगी, एक जैसी, ठीक है। अगर एक जैसी यानी कि सेम वेलोसिटी से वो क्या करेगी, मूव करेगी, क्योंकि विस्कस ही नहीं। समझ में आ गई आपको बात। ये पानी है, ये हमारा नदी से बहता हुआ या कैनल से बहता हुआ वाटर है, और ये स्टेशनरी लेयर है, ये हमारी स्टेशनरी लेयर, और ये हमारी स्टेशनरी लेयर या ये स्टेशनरी वॉल है। तो आप फट से बताइए, ये जो फर्स्ट लेयर यहाँ से जा रही है ये, इसकी वेलोसिटी कम होगी, और ये जो बीच में की लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और उसी तरह इसकी वेलोसिटी कम होगी, उसी तरह इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए इधर यही ग्राफ के जरिए बताया हमारी टेक्स्ट बुक में, जो बीच में लेयर होती है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, ज़्यादा। ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप कि यहाँ पर ये जो स्टेशनरी वॉल है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, बस इधर पानी है ही नहीं इधर। तो उस वक्त कैसा होगा, उस वक्त इसकी ग्राफ कैसी आएगी। सिर्फ एक स्टेशनरी वॉल है, सिर्फ ये वाली स्टेशनरी वॉल है, इधर कोई स्टेशनरी वॉल है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कम। इसके बाद की वेलोसिटी तो इससे थोड़ी ज़्यादा, इसके बाद की वेलोसिटी इससे थोड़ी ज़्यादा, इसके बाद की इससे थोड़ी ज़्यादा, इसके बाद की इससे थोड़ी ज़्यादा, इसके बाद की इससे थोड़ी ज़्यादा। अगर मैं उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये होगी हमारी स्टेशनरी वॉल। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ स्टेशनरी वॉल। ये मान लीजिए ये हमारी स्टेशनरी वॉल, ठीक है। ये हमारी स्टेशनरी वॉल, और इधर तो कोई स्टेशनरी वॉल है ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखिए यहाँ पर x डिस्टेंस है तो यहाँ पर x प्लस समथिंग होगा, फिर यहाँ पर और ज़्यादा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में 3 का होगा, इसके और इसके बीच में 8 का होगा, इसके और इसके बीच में 10 का होगा। तो जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर शर्त क्या है, इधर कोई दूसरी स्टेशनरी वॉल ना हो तो। ये बात समझ में आई ना आपके। हाँ, वेलोसिटी बढ़ते जाएगी जब यहाँ पर कोई स्टेशनरी वॉल नहीं होगी। अगर इधर स्टेशनरी वॉल होती तो फिर ये ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें ध्यान में रखने की वो क्या है, द फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। ये जो फ्रिक्शन है ये 2 लेयर के बीच में भी होगी, ये 2 लेयर के बीच में भी होगी, और लेयर और सराउंडिंग के बीच में भी होगी, ठीक है। अब और आगे इसको समझिए। और ये जो 2 लेयर के बीच में की ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग या ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। आपकी किताब में भी इसको समझाया गया इस तरह। अब थोड़ा किताब के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी है, ये एक हमारी स्टेशनरी वॉल है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारी स्टेशनरी वॉल है, तो सबसे पहले जो लेयर होगी वो बिल्कुल इससे ऐसा लगती हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल ऐसा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोलो जल्दी से, इसकी वेलोसिटी होगी 0। हाँ, इसकी वेलोसिटी होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये पहली लेयर तो इसको चिपक गई ना, स्टिक होगी ना। अगर वाटर है तो पहली लेयर तो इसको स्टिक होगी, अगर स्टिक होगी तो चिपक गई, मतलब रुक गई।
और रुक गई मानी उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। उसके बाद की जो लेयर होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसके बाद की उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, उसके बाद की और ज़्यादा होगी, उसके बाद की और ज़्यादा। अगर यहाँ पर सिर्फ एक स्टेशनरी वॉल हो तो दूसरी स्टेशनरी वॉल नहीं है, ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि इस लेयर की बात करते हैं हम लोग, ये वाली लेयर की बात करते हैं, और इस लेयर की वेलोसिटी है v। इस लेयर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो मैं इसको लिखूंगा v प्लस डी वी, थोड़ी सी ज़्यादा, डी बोले तो v प्लस डी वी बोले तो इस वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी से थोड़ी सी कम, तो दैट इज v माइनस डी वी। आगे बात आपको समझ। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसा समझिए ये 12 है तो ये 10 होगी और ये 15 होगी, तो 12 प्लस 3 तो ये 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, और ये 12 है तो ये 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, दैट इज v माइनस डी वी और v प्लस डी वी। तो आसान बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखिए एक और बात, ये लेयर का और इस लेयर का डिस्टेंस कितना है, तो लेट से कि हम मान लेते इस दो लेयर, ये लेयर का, इस लेयर का और इस लेयर का डिस्टेंस है x, तो इस लेयर और इस लेयर का डिस्टेंस होगा x प्लस डी एक्स, थोड़ा सा ज़्यादा। अरे यहाँ से इतना अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इतना 7 सेंटीमीटर होगा ना, तो अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना आप बोलो जल्दी से, x माइनस डी एक्स। अरे ये 7 है तो ये 5 होगा, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आती है कि हर दो लेयर के बीच में क्या होती है, एक फ्रिक्शन की फोर्स होती है। फ्रिक्शन की क्या होती है, फोर्स। और फ्लूइड की भाषा में हम इस फ्रिक्शन की फोर्स को क्या कहते हैं, ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स क्यों कहते हैं, क्यों ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं बोलिए, क्योंकि ये लेयर के मॉलिक्यूल इस लेयर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, है ना। इसकी वेलोसिटी को अगर कोई कम करता है तो कौन करता है, ये कम करता है, पुल वाली है, इसलिए इसको हमने लिखा ड्रैगिंग फोर्स, है बस। ड्रैगिंग फोर्स किसके, और ये हमेशा किसके बीच में होती है, दो लेयर के बीच में होती है। ड्रैगिंग फोर्स हमेशा किसके बीच में होती है, दो लिक्विड की दो लेयर के बीच में होती है। इस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, रिलेटिव मोशन कम ज़्यादा होता है, मतलब वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। दो लेयर की क्या होती है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मैंने बहुत बार बोल दिया, इस बात को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखे भी हमने, विस्कोसिटी ऑफ द बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, दो लेयर के बीच में ड्रैगिंग फोर्स, दिस फोर्स कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक में इसे समझना चाहते हैं तो देखिए विस्कोसिटी, और आप इसे पढ़ लीजिए, मैंने इसमें की हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर है 10 की, यहाँ पर है 12 की, यहाँ पर है 15 की, ठीक है, यहाँ पर है 18 की, यहाँ पर है 20 की, वेलोसिटी चेंज हो रही है वेलोसिटी चेंज। और कैसी चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ है 15 सेंटीमीटर, है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और हम इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, स्टेशनरी वॉल से, मेजर फ्रॉम स्टेशनरी वॉल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेजर फ्रॉम स्टेशनरी वॉल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। इस वेलोसिटी का चेंज होना, लेकिन ये चेंज कैसा हो रही है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट बनाना चाहते हो या उसके डायमेंशन लिखना चाहते हो तो कैसा होगा, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये किसके बराबर होता है, डी अपॉन डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ फिक्स या स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है m/s, और ये है डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, m से m कैंसिल, तो क्या मिला हमको 1/s यानी कि पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या हुआ, पर सेकंड। और अगर हम इसके डायमेंशन बनाएं तो t-1 हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा वो है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है दैट इज dv/dx, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये से आप बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ के इसे लिखिए। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे, ये यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dx।
अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है इसे समझते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, है ना। अगर मैं प्रेशर को लिखना चाहूँ तो प्रेशर को लिख सकता मैं F/A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dx। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक एक अल्फाज को समझते। ये तो हमको पता है dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये F क्या है? ये फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये दो लेयर के बीच में लगने वाली फोर्स है ना, जिसको हम पुल फोर्स कहते हैं या फिर हम इसे ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए F क्या है, यहाँ ड्रैगिंग फोर्स। ए क्या है? ए क्या है? ए है एरिया। लेकिन किसका एरिया है ये ए? ये लेयर का एरिया है, क्योंकि लेयर के बीच में ड्रैगिंग फोर्स लग रही, तो एरिया भी किसका होगा? लेयर का। ठीक है, तो ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर। ओके, अब ये ए को इधर लेके चले जाता हूँ मैं, तो ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV/dx। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाता हूँ मैं, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा ईटा मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय dV/dx। ये जो ईटा है यहाँ पर, ये कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमको क्या बताता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ईटा है ये हमको क्या बताता है? ये एक्चुअली हमको ये बताता है कि कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा विस्कस है या कितना ज़्यादा गाढ़ा है। ये हमको बताता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। ठीक, अभी कैसा बताता है इसको समझिए आप। मैं फिर से इस इक्वेशन को सिंपल वर्जन में लिखता हूँ, और वो होगा मेरा F/A इज इक्वल्स टू ईटा dV/dx। हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि ये ईटा हमको क्या बताता है और ये ईटा होता क्या है। आपको फील आ जाएगा एकदम, आप ध्यान से सुनिए। तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है हमारा वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन होगी हमारी, और ये जो फोर्स लगाया हमने दो लेयर के बीच में जो फोर्स है विस्कस ड्रेस की फोर्स, ये हम मान लेते हैं 10 न्यूटन की। तो इसका और अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अभी जो हमने फ्लूइड कंसिडर किया, मान लो H2 है हमारा वाटर, वो फ्लूइड, और H2O में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये वेलोसिटी जो है ये हो जाएगी हमारी 5 की। तो ईटा की वैल्यू कितनी हुई? 2 की। अरे तभी तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाइड बाय 10 से आया ना, नहीं क्या? ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है ना, तो ये अगर 10 है तो इसमें भी 10 होना चाहिए ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ 5 लिखे। अब देखिए तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी फिर? 2। ये काय के लिए हमने लिया है? वाटर के लिए। अब ऑयल के लिए देखिए, ऑयल को भी हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? फ्लो की, ऑयल की कम होगी। तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी फिर? 5। समझ में आपको? तो ये हो गया ना फिर अब 10। तो ये ईटा ने हमको क्या बताया? यहाँ पर ईटा ने हमको ये बताया कि कौन सा फ्लूइड कितना ज़्यादा विस्कस है, वो बताता है हमको ये ईटा। अगर H2O की बात करें तो वो कम विस्कस है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ 2 आई। अगर हम ऑयल की बात करें तो ज़्यादा विस्कस है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ 5। उम्मीद है आपको ये ईटा समझ में आ गया होगा कि ईटा हमको क्या बताता है। ठीक, अब अगर हम ईटा को डिफाइन करें तो ईटा को डिफाइन कैसा करेंगे? ये एन को मैं जहाँ जैसा का वैसा, ईटा को यहाँ जैसा का वैसा रखता हूँ, ये एफ को यहाँ जैसा का वैसा रखता हूँ, और ये जो A dV/dx है ये आ जाएगा नीचे ऑन dx। तो अब ईटा को कैसा डिफाइन करेंगे? ड्रैगिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। देखिए हमने लिखा भी है यहाँ, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर अब हम इसका यूनिट और डायमेंशन बनाना चाहे तो उसको देख लेते हैं अब। तो देखिए या यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ईटा इज इक्वल्स टू F/A मल्टीप्लाइड बाई dV/dx। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, और dV/dx का भी हमने बनाया है, अभी ऊपर बनाया हम लोगों ने यूनिट। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके चल जाता हूँ मैं, NS/m²। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? NS/m²। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? विस्कोसिटी का भी यूनिट यही सेम होता है। अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। तो ये है फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1, L1, T-2, और ये
+1, ये सेकंड का +1, और ये m स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो ये -2, तो कितना हुआ है m1 l -1 और ये t -1, ये हो गए इसके डायमेंशन। यूनिट क्या होता है ns पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन m1 l -1 t -1। तो दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की अगर हम बात करें तो स्टोक्स लॉ हमको क्या बताता है, ये लॉ हमको ये बताता है कि विस्कस फोर्स, फ्लूइड के लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होती है वो कितनी होती है, यही हमको स्टोक्स लॉ बताता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये डायग्राम समझने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए। ये ना हमारा फ्लूइड है जो बह रहा है ए से बी की तरफ, ये फ्लूइड है जो बह रहा है हाँ? और ये इसकी लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर है ना। और ऊपर से हमने एक स्टील या किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक बॉल को इसमें थ्रो की, तो ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी से यहाँ जाएगा। किसी भी सिचुएशन में जब हमने देखा वो यहाँ पर था और इसकी वेलोसिटी, पहले अगर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 20 थी, तो अब आने के बाद इसकी वेलोसिटी, फ्लूइड में आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 की, तो वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि विस्कस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी का अपोज किया होगा, है ना। अगर ये स्टील का बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में इसको लगेगी, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स कितनी होगी ये हमको बताना है। तो ये हमको बताया था स्टोक्स लॉ ने, और स्टोक्स लॉ ने बताया था कि ये विस्कस फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस ऑब्जेक्ट के रेडियस के ऊपर। ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी से, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की क्या होती है विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसे एक लाइन में लिखेंगे तो एक लाइन में बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r eta v, where v is velocity, eta is coefficient of viscosity and r is radius of the object। अगर हम इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहे तो थ्योरेटिकली हम इसको ऐसा लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर, ये स्फीयर पर लगने वाली विस्कस फोर्स जो कि विस्कस मीडियम से है ना, फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आगे एक और लाइन देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लगेगा r eta v। ये k की अगर हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये k की वैल्यू होती है 6 पाई r eta v, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फीयर ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, ठीक। अगर हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहे तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू किसकी वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा मल्टीप्लाइड बाय r। तो अगर इस फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, या वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन से हमको समझ में आता है, ऊपर भी हमने इसे समझा था, ये एग्जांपल से अगर आपको याद होगा तो इससे हमने समझा था, यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स लॉ। एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट स्टोक्स लॉ विथ फॉर्मूला, तो ये उसका फॉर्मूला आपको यहाँ तक ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा की बात है, मैंने आपको बताया। एनीवे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी हमारे नेचर की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है। अभी टर्मिनल वेलोसिटी हमको हमारे नेचर में कहाँ दिखती है, हम इसको लेकर कुछ बात करते हैं। अब ये जो बारिश की बूंदें आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये कई ऊंचाई से गिर रही है ना, और ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इस बूंद का, इस ड्रॉप का कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। और ये वो ड्रॉप है जिसका मास मान लेते हम लोग m है, कुछ है ना, अभी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ देर के बाद या 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, और जब तक ये आप तक पहुँचेगी, ये जब तक आप यहाँ तक वो जब पहुँचेगी, जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कि अगर से
ये बूंद आपके सर पे गिर जाए तो आपका सर फट जाए, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि F इज इक्वल टू होता है mg। तो इसके पास मास है और इसके ऊपर हर सेकंड में 9.8 गुना इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ना। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा, इस मास के ज़रिए लगाया गया आपके सर पर, ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा आपका सर फट जाएगा। लेकिन आप देखिए ऐसा होता नहीं है हमारे नेचर। ऐसा क्यों नहीं होता है पता है आपको? ये टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है पहले? ठीक है, इसको समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखिए इसे, ये इस वीडियो को देखिए आप। अभी ये एक शख्स है जो गाड़ी चला रहा है, फिलहाल गाड़ी पर खड़ा है, गाड़ी हमारी रुकी हुई है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कितनी होगी? अभी 0। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब हम लोग धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को, इसकी गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। ये वेलोसिटी को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब फुल एक्सीलेटर दे दी हमने इसको। अब अगर इस गाड़ी को हमने फुल एक्सीलेटर दे दिए तो देखिए अभी मान लेते हैं हम लोग कि इसकी गाड़ी की जो रफ्तार है वो होगी, अभी मान लेते हैं हम लोग 300। इसकी स्पीड कितनी होगी? 300। और अभी 300 से ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि एक्सीलेटर फुल कर दिया हम लोगों ने। तो अब ये जो गाड़ी मूव हो रही है, ये देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इस गाड़ी की इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 0। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 100 की। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, फिर कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 200, मान लेते 120 की, 200 ज़्यादा हो जाएगा, 120 की। फिर कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 120 की होगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमने एक्सीलेटर इसका क्या कर दिया? फुल दे दी। अब और इसकी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है, इसकी वेलोसिटी अब और बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए टी टाइम के बाद भी कितनी? 120। फिर टी टाइम के बाद अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 120 ही है। तो देखिए जब ये 0 से 100 तक आया तो ये एक्सेलरेट हुआ, फिर 100 से 120 तक जब आया तब ये क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। लेकिन यहाँ पर क्यों एक्सेलरेट हुआ है? क्यों एक्सेलरेट हुआ है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, और जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? अब कांस्टेंट हो गई है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हुई है, दैट इज dv अपॉन dt, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? अब इसका 0। और ये जो गाड़ी मूव हो रही है ये कैसी मूव रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और ये इसकी कैसी वेलोसिटी है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है बच्चों, जिस पर एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल वेलोसिटी। आई बात समझ में? ये जो बूंद ऊपर से गिर रहा है, ये एक्सेलरेट होते जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसके ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे से लगने वाली फोर्स, यानी कि नेट फोर्स कितनी हो जाती है? 0। और ये 0 हो जाती है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0। और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो फिर इसके बाद ये और इसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ाती है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ज़मीन की तरफ गिरती है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एनीवे, हम इसको और डिटेल में देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम जानना चाहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है। तो बेसिकली हमको टर्मिनल वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है। टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों vt से, v और इसके सफिक्स में हम लोग लगा देंगे t, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए अब हम इसका एक्सप्रेशन कैसा बनाएंगे। ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है, और ऑब्वियसली इस पानी की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। लेट्स से कि हमारी पानी की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिनोट भी कर देता हूँ कि सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें एक स्टील का बॉल फेंकते हैं। यहाँ पर एक स्टील का बॉल कंसिडर किया, तो ये है वो स्टील का बॉल जिसका कुछ मास होगा। लेट्स से कि इसका मास है m और इसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना? इस बॉल का कुछ रेडियस भी होगा। लेट्स से कि इसका रेडियस है r। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ कि सिग्मा क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है? ये फ्लूइड की। इस फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा, बल्कि आप यहाँ पर L लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा कि लिक्विड की डेंसिटी है। यहाँ मैं L लिख लेता हूँ, लिक्विड की डेंसिटी है। और R क्या है? रेडियस है किसका? इस स्टील के बॉल का। M क्या है? मास। किसका मास है? ये स्फीयर का मास है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस स्टील के बॉल की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो लेट्स से कि इस स्टील के बॉल की डेंसिटी जो है वो है रो। ठीक है, इसे भी यहाँ लिख लेते हैं कि रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर है।
क्योंकि ये सॉलिड की है इसलिए मैं इसको एस लिखता हूँ। तो रो क्या है, इसकी सॉलिड की डेंसिटी है, और सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। ये बात ध्यान में रखना आप। अब देखिए, अगर ये लिक्विड है तो ये लिक्विड में नेचुरल प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की, तो इसके कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, तो उसे भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि ईटा क्या है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। ओके, फिर से एक और बार देखिए, ये हमने एक लिक्विड कंसिडर किया जिसकी डेंसिटी है सिग्मा और जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। हमने एक स्टील का बॉल कंसिडर किया, स्टील का बॉल है, सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी हमने लिया रो। इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, इसका रेडियस आर, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मास लिया हम लोगों ने एम, और वो यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इस स्टील के बॉल को इस फ्लूइड में हम लोग थ्रो करते हैं। ये हम लोगों ने इसको थ्रो किया और कोई भी कंडीशन, कोई भी जब हमने देखा तो वो यहाँ तक आ गया था। ठीक है, ये पॉइंट या फिर ये यहाँ पर वो बॉल आ गया था। ठीक है, अब आपको समझ गया ये क्या है, रो एम वगैरह यहाँ पर आ गया है। अब हमको ये स्टडी करना है कि इस स्टील के बॉल पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमको मालूम है कि अगर इसकी विस्कोसिटी, अगर इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है, या ये फ्लूइड अगर विस्कस है तो ये विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बॉल की, तो विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं कि ये कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स। अच्छा, अब एक और बात देखिए, इस बॉल के पास मास है, अभी देखे थे हमने m, और इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है g, और ये mg कितना होता है, f के बराबर, वेट के बराबर होता है हमारा। और वेट क्या होती है, डाउनवर्ड फोर्स। तो एक फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही है, फिर ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसके ऊपर एक, ये डाउनवर्ड फोर्स। और ये कौन सी डाउनवर्ड फोर्स है, वेट वाली डाउनवर्ड फोर्स है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ F। ठीक है, तो दो फोर्स होगी इसके ऊपर, एक कौन सी, विस्कस फोर्स जो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से लगता है, और दूसरा क्या, डाउनवर्ड फोर्स, वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर। ठीक है, अब एक और फोर्स इसके ऊपर लग रही है, वो है बायन्स फोर्स। अब बायन्स फोर्स क्या होती है, आप इसे देखिए, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये एक कंटेनर में हम लोगों ने पानी लिया है, और पानी में हम लोगों ने एक खाली बॉटल को फोर्स लगाया, या भरी हुई बॉटल को हम लोगों ने फोर्स लगाकर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ढकेलने की कोशिश की यहाँ पर। तो देखिए, अब ये फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जैसी फोर्स हटाई ऊपर आ गया। तो ये जिस फोर्स की वजह से ऊपर आया है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बायन्सी, या थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ध्यान में रखना आप इस बात को। ठीक है, तो एक बायन्स फोर्स भी इस लिक्विड के जरिए इस बॉल पे लग रही है। ठीक है, और उसकी भी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन में था वो भी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या लग रही है, अब थ्रस्ट फोर्स, मैं इसे U से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों फोर्सेस लिख लेते हैं हम लोग। फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय दिस बॉल ड्यूरिंग द मोशन आर, ये लिख लिया हम लोगों ने। पहली कौन सी थी हमारी, ये विस्कस फोर्स थी पहली हम। तो सबसे पहली फोर्स कौन सी, विस्कस फोर्स, एंड विच इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये ईटा है, आर क्या है इसका रेडियस, और वी क्या है इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल नीचे गिर रहा है। ठीक है, हाँ, अब दूसरा देखिए, दूसरी फोर्स कौन सी, अपथ्रस्ट फोर्स, और मैं इस अपथ्रस्ट फोर्स को FU के डिनोट करूँगा, FU से डिनोट करूँगा। और ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होती है, m मल्टीप्लाइड बाय g के बराबर। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू mg, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ, mg। ठीक, तो अगर मैं ये अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। g की वैल्यू तो है मेरे पास, तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास को हम लोग डेंसिटी से रिलेट कर सकते कि इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर को हम लोगों ने रो से डिनोट किया है, देखिए, तो इसकी डेंसिटी हुई रो, और रो इज इक्वल्स टू होता है m बाय वी। देयरफॉर m कितना हुआ, m इज इक्वल टू हुआ रो इंटू वी। तो m किसके बराबर हुआ, रो, और v बोले तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो होता है 4/3 पाई
आर क्यूब, आर इज रेडियस और यहाँ पर रेडियस आर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ये एम की वैल्यू, या ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करेंगे तो अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी एम की वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये हो गया हमारे को क्या मिल गई, अप थ्रस्ट फोर्स। कितनी मिली अप थ्रस्ट फोर्स हमको, रो, ये सॉलिड की है, इसके आगे सॉलिड, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। अब थ्रस्ट फोर्स मिल गई हमको। विस्कस फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है। अब डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, और डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, कितना होता है, mg। अब ये जो F इज इक्वल टू mg है, ये अब फिर से इसको यहाँ पर डिस्कस करते। ये जो था हमारा, ये कौन सा था, अप थ्रस्ट फोर्स, और अब हम क्या वेट, और ये कैसा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, F इज इक्वल टू mg, और ये कैसी फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इस m की, ये जो m आपको यहाँ दिख रहा है, इस m की बात करते हैं हम लोग। ये m क्या है, तो इसको देखिए। अब आप, जब हमने इस स्फीयर को इस लिक्विड में डीप किया है, डुबाया है, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। लेट्स से कि वो इतना लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ है, ये इतना लिक्विड है वो, ठीक है। और इस लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा, इस लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा। ये मास, ये जो मास है m, ये मास, और ये जो स्टील का बॉल है, इसका मास, याद रखिए दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखना आप। अगर मैं यहाँ पर ये मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो फिर से मैं यही सेम इस्तेमाल करूँगा, तो मास, लेकिन मास की डेंसिटी कितनी थी, ये सिग्मा एल, एल फॉर लिक्विड याद रखा था, मैंने बोला था। क्यों यहाँ पर हमने सिग्मा लिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेस हुआ है वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए डेंसिटी भी किसके लेना पड़ेगा हमको, लिक्विड की। तो हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा एल, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास किसके बराबर हुआ, सिग्मा एल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस m की वैल्यू, ये जो m की वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो m की वैल्यू आई है, ये m की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये m में रखता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एल मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी m की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय g। ओके, अब आप क्या कीजिए, वो सिचुएशन कंसिडर कीजिए कि ये बॉल पहले यहाँ पर था, 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 फिर अब ये बॉल यहाँ पर आया। यहाँ पर जब ये बॉल आया तो हम ये मान लेते हैं, या ये वो सिचुएशन है जब ऊपर से लगने वाली फोर्स, दैट इज ऊपर से लगने वाली फोर्स कौन सी है, एफ वी, दैट इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, प्लस एफ यू, दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स, ये ऊपर से लगने वाली फोर्स, और ये जो नीचे से लगने वाली फोर्स है दैट इज एफ डाउन, या इसका वेट, ये एफ डाउन। ये दोनों फोर्सेस कैसे हो गए, इक्वल हो गए हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए हैं तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ma। तो ये दोनों नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे से लगने वाली फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो फोर्स कितनी हुई यहाँ पर, ये नेट फोर्स जीरो होगी। अगर ये जीरो हुई तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले कि द टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज बैलेंस्ड बाय टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, दैट इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया है तो इसके बाद इस ऑब्जेक्ट की, इस स्टील के बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या वेलोसिटी अब यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये और आगे बढ़ेगी नहीं। लेट्स से कि ये जब यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी की थी, 15 m/s की वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 15 m/s की। यहाँ पर भी कितनी होगी, 15 m/s की वेलोसिटी होगी। क्यों अब ये बढ़ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर अब एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया है। यहाँ तक वो बढ़ती रही, यहाँ तक वो बढ़ते रही, इस पॉइंट तक वो बढ़ते रही, इस पॉइंट तक वो बढ़ती रही। इस पॉइंट के बाद अब वो नहीं बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी कि इसके बाद जो अब वो गिरेगा नीचे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, ये वाली एग्जांपल से,
ये वाली एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नीचे गिर रहा है, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी का तो हमको एक्सप्रेशन बनाना है। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। और टोटल डाउनवर्ड फोर्स इसमें देखिए, ये जो विस्कस फोर्स है ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है ये अपवर्ड फोर्स है, और ये वेट mg ये कैसी है, डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसको, पहले टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, ये है mg, और ये किसके बराबर है, ये डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी, ये होगी डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, ये और ये और ये, तो पहले लिख लेता हूं मैं 6 पाई ईटा आर वी प्लस सिग्मा रो हमारी सॉलिड की डेंसिटी थी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, टोटल अपफोर्स इन दोनों, टोटल अपफोर्स कितनी है इतनी, तो ये एफ वी की वैल्यू डाला प्लस एफ यू की वैल्यू डाला। अब देखिए, अब मुझे ये वेलोसिटी v इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, क्यों इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई है, ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे से लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसके बाद जो वेलोसिटी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेसिकली मुझे इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, तो इतने टर्म को इधर रहने देता हूँ, बाकी के टर्म को इधर लेकर आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और ये प्लस है तो इधर होकर ये हो जाएगा माइनस रो, और मैं ये एस फॉर हमने सॉलिड के लिए लिया था, तो अब ये लिखता नहीं हूँ मैं, वरना कंफ्यूज करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और यहाँ पर ये 6 पाई ईटा आर वी जैसा का वैसा। अब देखिए ये दो टर्म 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एक जैसी, तो इसको कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो कॉमन निकाल लिया मैंने इसको, ये 4/3 पाई आर क्यूब जी, तो अंदर क्या बचा, सिग्मा माइनस रो, और यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये 3 और ये 3 हो जाएगा 9, सो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब ये पाई और ये पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा, अभी आर स्क्वायर बचा, जी से तो कैंसिल नहीं होता, तो ये बचा सिग्मा माइनस रो। ठीक है, ये इक्वल टू वी, ईटा बचा तो ईटा को इधर डिवाइड कर देता हूं मैं। तो ये है एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होती है 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा के बराबर होती है। अब इस एक्सप्रेशन से एक ज़रूरी बात को आप ध्यान में रखिए, और वो ज़रूरी बात ये है कि ये जो वी टी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, यानी कि अगर हमारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा विस्कस है, दैट इज ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होगी, बहुत कम होगी, या वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। ये हमने ऊपर भी देखा था शुरुआत में, और अब यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हाँ अच्छा, एक और बात, आप अगर दूसरी कोई बुक्स रेफर करोगे तो हर बुक में आपको कहीं पर ये सिग्मा बाद में दिखेगा, रो पहले मिलेगा, रो बाद में दिखेगा, सिग्मा पहले मिलेगा, अलग अलग किताब में अलग अलग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ध्यान में कैसा रखना है। तो देखिए, हमने गिवन में लिखा था सिग्मा किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी है, तो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी, और ये किसकी है, सॉलिड की डेंसिटी। तो आप इसको ऐसा ध्यान में रखिए कि ये जो वी टी है ये किसके बराबर होता है, लिक्विड की डेंसिटी माइनस सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, अब वो अगर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग, अगर दूसरी किताब में लिक्विड की डेंसिटी को अगर उसने क्या लिया होगा, रो, और सॉलिड की डेंसिटी को लिया होगा सिग्मा, तो ये रो माइनस सिग्मा हो गया होगा। आप देखना अलग अलग किताबों में ऐसा ऐसा। ठीक है, तो आप ध्यान में कैसा रखोगे, आप ध्यान में रखोगे L माइनस एस होता है यहाँ पर, दैट इज लिक्विड की डेंसिटी माइनस सॉलिड की डेंसिटी, इस तरह ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। अच्छा देखिए, यहाँ से हम लोग अगर इस n की वैल्यू निकालना चाहे, दैट इज ईटा की वैल्यू निकालना चाहे, तो ईटा यहाँ पर चला जाएगा और ये वी टी यहाँ पर आ जाएगा, तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा एल माइनस
रो एस डिवाइडेड बाय वी टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये शायद ही पूछे हो, यहाँ तक ही पूछे 3 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो ये लिख लोगे। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक जाते जाते हिट का बटन, लाइक का बटन हिट कर दें। थैंक यू।